Hello and welcome everyone to our YouTube channel Philosophy Simplified। बेस्ट इन फिलोसफी सीरीज़ का नेक्स्ट थिंकर जो आज हम डिस्कस करेंगे वो रहेंगे इमैनुअल कांट। ये फिलोसोफर हैं और एक इम्पॉर्टेंट फिगर हैं एनलाइटनमेंट मूवमेंट जो थी उसके। ये हम सेपरेट टॉपिक डिस्कस करेंगे बाद में। और इनका बर्थ हुआ था 1724 में। क्लियर। और ये इनके ऊपर मेन जो इन्फ्लुएंस रहा है वो रहा है प्लेटो का, एरिस्टोटल का, डिकार्ट्स, लॉक एंड डेविड ह्यूम का। क्लियर। तो ये एकदम सिस्टमैटिक फ़िलासफ़र हैं। वाई आई एम सेइंग सिस्टमैटिक फ़िलासफ़र्स, क्योंकि इन्होंने फ़िलासफ़ी शुरू करने से पहले जो एक पूरा कंप्लीट प्लान है उसका फ़िलासफ़िकल प्लान वो तैयार कर लिया था। कंप्लीट प्लान ऑफ द फ़िलासफ़िकल इन्वेस्टिगेशन, है ना। कांट अंडरटुक वाज आउटलाइंड एज 4 प्रॉब्लम्स। वो क्या क्या थी? व्हाट कैन आई नो, दिस क्वेश्चन गिव्स बर्थ टू मेटाफिजिक्स और मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स हम बोल सकते हैं। व्हाट ऑट आई टू डू, दैट लीड्स टू मॉरल फिलोसफी, ओरिजिन ऑफ मॉरल फिलोसफी, व्हाट मे आई होप, फिलोसफी ऑफ रिलीजन्स एंड व्हाट इज़ मैन, एंथ्रोपोलॉजी। तो मतलब ये मेन एरिया ऑफ स्टडी हैं जहाँ पे कांट ने कंट्रीब्यूट किया है। और ये जो 4 बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कांट ने रेज किए थे और इनको आंसर करने की कोशिश की थी। तो हमारा जो मेन इंपॉर्टेंस रहेगी वो रहेगा व्हाट कैन आई नो, दैट इज़ मेटाफिजिक्स, और हम फिलोसफी कह सकते हैं ऐसे। तो चलिए अगर इस क्वेश्चन पे फोकस किया जाए तो जो फिलासफी पे फोकस किया जाए फॉर एग्जांपल अगर, तो जो कांट के मेजर वर्क हैं, ऐसे तो कांट ने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं बट जो मेजर वर्क हैं वो ये 4 बुक्स हैं। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन्स, जिसमें वो एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स डिस्कस करते हैं। क्लियर। जैसे द फर्स्ट क्रिटिक एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज एक्विजिशन दैट हैपन इन द डोमेन ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड इवेंचुअली ड्रॉ ए लिमिट टू अवर अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस रैलम्स। सो मतलब क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन्स में कांट ने ये भी बताने की कोशिश की है कि ह्यूमन माइंड की लिमिट कितनी है, आप कितना जान सकते हैं और जो चीज़ें नहीं जान सकते हैं। क्लियर। एंड सेकंड जो था क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन है, ये 1788 में पब्लिश हुआ था वर्क, और ये जो है मेनली किससे डील करता है? एथिक्स से। क्लियर। द सेकंड क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन्स एड्रेसेस द प्रॉब्लम ऑफ मॉरल जजमेंट्स एंड हियर टू कांट एग्जामिन द प्री कंडीशंस दैट एनेबल द ह्यूमन माइंड टू अराइव एट सच जजमेंट्स। तो मतलब यहाँ एथिकल इश्यूज उन्होंने डिस्कस किए थे। थर्ड वर्क की अगर हम बात करें, जो थर्ड क्रिटिक था दैट इज़ क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, ये पब्लिश हुआ था 1790s में, और ये जो डील करता है ये एस्थेटिक्स से डील करता है। द थर्ड क्रिटिक ऑफ जजमेंट्स डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एस्थेटिक जजमेंट एंड इन ए सेंस अटेम्प्ट टू यूनिफाई द डोमेन ऑफ प्योर नेचुरल साइंसेज विद डोमेन ऑफ एथिक्स। और जो लास्ट वर्क है इनका दैट मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स, ये डील करता है मोरालिटी से। अब जो क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में जो इन्होंने एथिकल इश्यूज डिस्कस किए थे उसी को फर्दर एक्सटेंड किया था इन्होंने मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल में। यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया था कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल में, जो मॉरल थ्योरी है इनकी, एथिकल थ्योरी है, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, उसको डिस्कस किया क्या मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स में। क्लियर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कांट की जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है वो भी कहाँ पे? मेटाफिजिक्स में, या एपिस्टेमोलॉजी में। एथिक्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे आज। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी। क्लियर। अब कांट का बर्थ हुआ था 1724 में, और ये वो टाइम पीरियड है, हमने बोला काफ़ी इंपॉर्टेंट फिलोसफर है वो। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कांट का जब बर्थ हुआ है तब जो 2 एपिस्टेमोलॉजिकल स्कूल हैं, रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म्स, वो अपने एपिटॉम जो मतलब क्लाइमैक्स है वहाँ पहुँच चुके थे। वो फुली डेवलप्ड हो चुके थे उनकी फ़िलासफ़ीज़, रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म्स दोनों स्कूल। रैशनलिस्ट की अगर हम बात करें जिनमें डिकार्ट्स, स्पिनोज़ा, लेबनिज़ हैं, और एम्पिरिसिस्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे मेन थिंकर जो है लॉक, बर्कले एंड डेविड ह्यूम। ये जो दोनों स्कूल हैं रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म, ये फुली डेवलप हो चुके थे जब कांट की एंट्री होती है फिलॉसफी में। अब जो पॉइंट क्या है, शॉकिंग पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो दोनों स्कूल्स हैं, दोनों स्कूल के व्यूज़ हैं वो एकदम क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अब जिस चीज़ को रैशनलिस्ट सपोर्ट कर रहा है उसको एम्पिरिसिस्ट डिनाई कर रहा है, और जिस चीज़ को एम्पिरिसिज्म सपोर्ट कर रहा है उसको रैशनलिस्ट डिनाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे जो रैशनलिस्ट फिलोसफर्स हैं जे ए प्रायोरिटी प्रिंसिपल्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो एम्पिरिसिस्ट फिलोसफर हैं वो ए पोस्टरिटी प्रिंसिपल को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ हैं दोनों के। एक रीज़न को मान रहा है, दूसरा एक्सपीरियंस को मान रहा है।
एक कह रहा है कि रीज़न जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है और दूसरा कहता है कि एक्सपीरियंस इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। अब कांट की अब एंट्री होती है, क्लियर। और इससे भी जो डिफ़िकल्ट पॉइंट है वो ये है कि जो लास्ट थिंकर थे डेविड ह्यूम, एम्पिरिसिस्ट फिलोसफर्स, उन्होंने क्या किया, एक्सपीरियंस को फॉलो किया सिस्टमैटिकली और फिलॉसफी को डंप कर दिया। फिलॉसफी को डंप कर दिया, क्या दे दिया फिलॉसफी में? स्केप्टिसिज्म्स, कि किसी भी चीज़ का जो फिलॉसफिकल नॉलेज है वो पॉसिबल नहीं है। सो कांट के सामने जो अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि फिलॉसफी या फिलॉसफिकल नॉलेज जो है वो पॉसिबल भी है या नहीं। क्यों? क्योंकि डेविड ह्यूम ने तो फिलॉसफी को स्केप्टिसिज्म में लाके ख़त्म कर दिया। अब डेविड ह्यूम को अगर हम देखें तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। उन्होंने ये बताया कि अगर आप एक्सपीरियंस को अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज के मान के चलते हैं तो आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। इवन जो ऐसे प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉजेशन, वो कॉजेशन तक को डिनाई कर देते हैं। और कांट के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था पहले कि ये प्रूव करना कि फ़िलॉसफी पॉसिबल भी है या नहीं। इसीलिए जो कांट की फ़िलॉसफी है इसको क्रिटिकल फ़िलॉसफी भी कहा जाता है। क्रिटिकल फ़िलॉसफी हम क्यों कहते हैं? द क्रिटिकल philosophical movement see the primary task of philosophy as criticisms rather than justification of knowledge। अब चाहे रैशनलिस्ट हैं चाहे एम्पिरिसिस्ट हैं, वो सिर्फ जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि नॉलेज रीज़न बेस्ड होता है या नॉलेज एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। बट जो कांट हैं वो क्या कहते हैं कि जो फिलॉसफी है, जो क्रिटिकल फिलॉसफी है, उसका जो मेन पर्पज़ है वो क्रिटिसिज्म होना चाहिए, ना कि जस्टिफिकेशन। तो कांट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है? जजिंग एज द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉलेज बिफोर एडवांसिंग टू नॉलेज। मतलब अगर किसी चीज़ को आप मतलब किसी चीज़ का नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उस चीज़ का नॉलेज पॉसिबल भी है या नहीं। फॉर एग्जांपल हम भगवान की बात करते हैं तो हम सीधे भगवान की थ्योरियाँ देना शुरू कर देते हैं गॉड के बारे में कि गॉड है कि नहीं है, गॉड है, डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। बट क्या गॉड का नॉलेज पॉसिबल भी है या नहीं, हम इस चीज़ की बात ही नहीं करते हैं। तो कांट जो हैं वो क्रिटिकल फिलॉसफी के सपोर्टर हैं, इसलिए वो किसी चीज़ को प्रूव करने से पहले ये जानना चाहते हैं, ये प्रूव करना चाहते हैं कि उस चीज़ का नॉलेज पॉसिबल भी है या नहीं। दैट इज़ बाय जो कांट की फ़िलॉसफी, इसको क्रिटिकल फ़िलॉसफी कहा जाता है। जो कांट का व्यू है क्रिटिकल फ़िलॉसफी को लेकर वो ये है कि हमारा जो पर्पज़ है वो थ्योरीज एस्टैब्लिश करना या डिमॉन्स्ट्रेट करना नहीं है। हमारा जो मेन पर्पज़ क्या है फ़िलॉसफी का, कि हर एक जो थ्योरी है जो डिमॉन्स्ट्रेशन की जा रही है उसका क्रिटिकली रिव्यू करना पहले, कि क्या हम एक ऐसी थ्योरी दे सकते हैं जिसको कोई भी रिफ्यूट नहीं कर सके। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे आपने रैशनलिज्म में देखा, अगर रैशनलिज्म एक अच्छा फिलॉसफिकल स्कूल होता तो एम्पिरिसिज्म की क्या ज़रूरत थी? तो एम्पिरिसिस्ट ने क्या किया, रैशनलिस्ट के व्यूज़ को रिफ्यूट कर दिया और अपनी थ्योरी दे दी। तो सेम ऐसा ही फिलॉसफी में चलता रहता है। तो कांट का जो अल्टीमेट टारगेट ये था कि हम एक ऐसी फिलॉसफिकल थ्योरी सामने लाएं, ऐसी फिलॉसफिकल थ्योरी सामने आएँ जिसको कोई रिफ्यूट ही नहीं कर पाए। और वो कब पॉसिबल है? जब आप के व्यूज़ क्रिटिकल होंगे, जब आप क्रिटिकली चीज़ों को एग्जामिन करेंगे। दैट इज़ बाय जो कांट के फिलॉसफिकल व्यूज़ हैं उन्हें किस में रखा जाता है? क्रिटिकल फिलॉसफी में। क्लियर? सो द नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कोपरनिकन रेवोल्यूशंस। अगर हम इमैनुअल कांट की बात करें, इमैनुअल कांट डिस्क्राइब हिज अप्रोच इन फिलॉसफी एज ए कोपरनिकन रेवोल्यूशंस। कांट ने जो उसकी अप्रोच है फिलॉसफी करने की उसको किससे कंपेयर किया था? कोपरनिकन रेवोल्यूशन के साथ। अब कोपरनिकन रेवोल्यूशन एक्चुअल में है क्या? कोपरनिकस एक फिजिस्ट हुए हैं, थ्योरेटिकल फिजिस्ट। इन्होंने क्या किया था, कोपरनिकस से पहले लोग क्या मानते थे कि सन इज़ द सेंटर ऑफ अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। जैसे पे टॉलमी की बात करें, टॉलमी ने क्या व्यूज़ दिए थे कि अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। इवन क्रिश्चियनिटी की बात करें अगर हम, जो बाइबल है वहाँ पे जो मेडिवल फिलॉसफी रही है वहाँ पे इसी व्यू को सपोर्ट किया जाता था कि क्या है, अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। बट कोपरनिकस ने क्या प्रपोज किया था 16th-17th सेंचुरी में कि सन इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स रादर देन अर्थ। तो इस व्यू का काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था, काफ़ी अपोज किया गया इस व्यू को। जब कोपरनिकस ने ये व्यू दिया था उसके बाद न्यूटन ने, केपलर ने इस व्यू को सपोर्ट भी किया था कोपरनिकस के।
मतलब क्या हुआ, पूरा व्यू ही चेंज हो गया। कोपरनिकस मानते थे कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है और बाकी के जो 9 प्लैनेट्स हैं, सन हैं, जो भी है उसके आगे पीछे घूमते हैं। बट कोपरनिकस ने क्या बोला, नहीं, अर्थ सेंटर नहीं है यूनिवर्स का, सन यूनिवर्स का सेंटर और बाकी के प्लैनेट उसके आगे पीछे रिवॉल्व करते हैं। तो पूरा व्यू चेंज हो गया। उसी तरह से जो कांट से पहले के फिलोसफर्स हैं उनका क्या मानना था, द वर्ल्ड that we inhabit and perceive depend on qualities of the perceived mind rather than simply existing independently of us। तो कांट से पहले लोग क्या मानते थे कि क्वालिटीज़ ऑब्जेक्ट की होती हैं और हम क्वालिटीज़ परसीव करते हैं और उसके थ्रू हमारे पास नॉलेज आता है। बट कांट ने क्या कहा, क्वालिटीज़ ऑब्जेक्ट होती हैं, ह्यूमन माइंड क्वालिटीज़ करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब चीज़ें समझ में आती हैं। क्लियर। जैसे कोपरनिकस ने क्या बोला था कि अर्थ सेंटर नहीं है, सन सेंटर है, पूरा 100% व्यू चेंज कर दिया। इस सेम वे में कांट से पहले लोग क्या मानते थे कि क्वालिटीज़ ऑब्जेक्ट की होती हैं, बट कांट ने क्वालिटीज़ ऑब्जेक्ट की नहीं है, माइंड की होती हैं, माइंड कंट्रीब्यूट करता है, फिर चीज़ें समझ में आती हैं। इसी व्यू को क्या बोला जाता है, कोपरनिकियन रेवोल्यूशंस। तो इसको हम डिटेल में आगे देखते हैं। तो जो आज हम कंसेप्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारा किस में आ रहा है, मेटाफिजिक्स में। और मेटाफिजिक्स से कौन सी बुक डील करती है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन्स। और क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन्स की अगर हम, वहाँ पे कांट ने 3 टाइप के ट्रांसडेंटल डोमेन्स की बात की है। क्लियर, 3 ट्रांसडेंटल डोमेन्स, जिसमें एक था ट्रांसडेंटल एस्थेटिक, ट्रांसडेंटल एनालिटिक एंड ट्रांसडेंटल डायलैक्टिक। ये 3 डोमेन हैं जिनमें वो अलग अलग प्रॉब्लम्स, मेटाफिजिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। अब वो क्या क्या हैं, जैसे ट्रांसडेंटल एस्थेटिक की बात करें तो एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब क्या है, कोई चीज़ देखने वाली। तो यहाँ पे कांट ने फॉर्म ऑफ इंट्यूशन डिस्कस की है, जिसे हम स्पेस और टाइम कहते हैं। दैन ट्रांसडेंटल एनालिटिक में उन्होंने कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिस्कस की हैं, एड्रेसेस प्रॉब्लम रिलेटेड टू द रिलेटिंग ऑफ वेरियस परसेप्शंस, रिलेटिंग टू द वेरियस परसेप्शंस। तो वो उसमें डिस्कस करते हैं कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो 12 कैटेगरीज हैं। और जो थर्ड वन है ट्रांसडेंटल डायलैक्टिक, डील्स विद रीजनिंग एज इट एड्रेसेस इशू रिलेटेड टू इन्फरेंस। और यहाँ पे वो डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन माइंड की लिमिट कितनी है, क्या चीज़ें हम जान सकते हैं और कौन सी चीज़ें हम नहीं जान सकते। अब जैसे ट्रांसडेंटल एस्थेटिक में हम स्पेस और टाइम की बात कर रहे हैं, ट्रांसडेंटल में हम कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, ट्रांसडेंटल डायलैक्टिक में हम फिनोमिना और नॉमिना की बात करेंगे। बट ये जो सबके सब कंसेप्ट हैं, स्पेस और टाइम है, कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कांट के अकॉर्डिंग ये जो सब नॉलेज है ये किस में आता है, सिंथेटिक ए प्रायरी में। तो हम सबसे पहले यही देख लेते हैं अब कि सिंथेटिक ए प्रायरी है क्या एक्चुअल में। तो बेसिकली अगर हम डेविड ह्यूम की बात करें तो ह्यूम 2 टाइप के नॉलेज की बात करते हैं, एक रिलेशन ऑफ आइडियाज़ और दूसरा मैटर ऑफ फैक्ट्स। रिलेशन ऑफ आइडियाज़ बेसिकली क्या होते हैं, जैसे ज्योमेट्री, अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा, है ना, जो इंट्यूटिवली या डिमॉन्स्ट्रेटिवली सर्टेन हो, उसे कहता है रिलेशन ऑफ आइडियाज़। और अगर हम मैटर ऑफ फैक्ट्स की बात करें, ये क्या है, एम्पिरिकल कॉन्टिजेंट नॉलेज, आइदर ट्रू और फॉल्स। जो मतलब मैं देख रहा हूँ किसी चीज़ को, अभी मुझे ब्लू नज़र आ रहा है, नेक्स्ट मुझे ग्रीन नज़र आ जाए, ठंडा था फिर गर्म हो जाए, अभी गर्म था अभी ठंडा हो जाए, है ना, जैसी चीज़ें, मतलब जो एम्पिरिकल नॉलेज है, दैट इज़ मैटर ऑफ फैक्ट्स, जो कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं। अभी बादल थे, अभी बारिश आ गई, अभी एकदम से सूरज आ गया, धूप आ गई फिर से। ये क्या है, मैटर ऑफ फैक्ट्स, जो कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं। और रिलेशन ऑफ आइडियाज चेंज नहीं होते हैं। और डेविड ह्यूम के अकॉर्डिंग रिलेशन ऑफ आइडियाज़ का नॉलेज सर्टेन है, बट जो मैटर ऑफ फैक्ट है इनका नॉलेज पॉसिबल नहीं है। और डेविड ह्यूम ने कॉजेशन को भी मैटर ऑफ फैक्ट्स में रिड्यूस किया था और इसको डिनाई कर दिया। और कांट जो हैं ये इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को तो वो देख रहे हैं, रिलेशन ऑफ आइडियाज़ एंड मैटर ऑफ फैक्ट, और वो एक और थर्ड पॉसिबिलिटी साथ लेके आते हैं। और वो क्या थी, अब हमें मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें क्लियर होने चाहिए वो क्या है कि एनालिटिक क्या होता है, सिंथेटिक क्या होता है, और ए प्रायरी क्या और ए पोस्टरी क्या। अब देखिए जो टर्म्स हैं इनका नॉलेज पहले आपको क्लियर होना चाहिए। एनालिटिक क्या होती है, एनीथिंग विच इज़ ट्रू बाय डेफिनेशंस। एनालिटिक क्या होता है, इट्स अ स्टेटमेंट जो ट्रू बाय डेफिनेशन हो, जिसे फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड मेल, ये एनालिटिक स्टेटमेंट है। कौन सी स्टेटमेंट है, एनालिटिक स्टेटमेंट, इसको फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। सिंथेटिक स्टेटमेंट कौन सी होती हैं, जो नॉट ट्रू बाय डेफिनेशन हो, जिन को फर्दर मतलब उनको एक्सप्लेनेशन चाहिए जिनके बारे में। जैसे मैंने बोला
ऑल फिलोसफर बियर ग्लासेस, ऑल फिलोसफर बियर ग्लासेस। तो आपको ये देखना पड़ेगा आप डालते हैं कि नहीं डालते हैं, सारे फिलोसफर चश्मे डालते हैं कि नहीं डालते हैं। अगर डालते होंगे तो स्टेटमेंट ट्रू होगी, अगर नहीं डालते होंगे स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो मतलब इस पर सिंथेटिक स्टेटमेंट वो होती हैं जहाँ पे आपको एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन चाहिए और ये ट्रू बाय डेफिनेशंस नहीं होती हैं। अब ए प्रायरिटी क्या होता है? एनीथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन रीजंस। और ए पोस्टरी क्या होता है? एनीथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, पॉइंट क्या है मेन, कि जो एनालिटिक चीज़ें होती हैं, जो ट्रू बाय डेफिनेशंस होती हैं, वो ए प्रायरिटी भी होती हैं। मैंने बोला था ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड मेल, तो ये क्या है? रीज़न पे बेस्ड है। और मैंने बोला सिंथेटिक, इसमें क्या था? ऑल फिलोसफर वियर ग्लासेस, तो ये कौन सी स्टेटमेंट थी? एम्पिरिकल। तो मतलब जो एनालिटिक स्टेटमेंट हैं वो ए प्रायरिटी भी होती हैं और जो सिंथेटिक स्टेटमेंट हैं वो ए पोस्टरी भी होती हैं। बट कांट यहाँ पे थर्ड पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज सिंथेटिक ए प्रायरिटी। अब सिंथेटिक क्या हो गया? ऐसी कोई चीज़ जो ट्रू बाय डेफिनेशन नहीं हो, जो ट्रू बाय डेफिनेशन नहीं हो बट किस पे बेस्ड हो? रीजन पे बेस्ड। क्लियर? इफ ए स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बाय डेफिनेशन देन इट इज सिंथेटिक। और ए प्रायरिटी क्या है? इज ए लैटिन फ्रेज विच कांट यूज टू रेफर टू एनी नॉलेज विच इज नोन टू बी ट्रू इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सपीरियंस। तो मतलब सिंथेटिक स्टेटमेंट वो होंगी जो ट्रू बाय डेफिनेशन नहीं है बट बेस्ड ऑन रीजंस हैं। तो चलो इनको वन बाय वन हम इनकी विद एग्जांपल देखते हैं। जैसे एनालिटिक ए प्रायरिटी क्या हो गया? जैसे हमने बोला ऑल कंगारूज आर एनिमल, ऑल कंगारूज आर एनिमल, सो इट डज नॉट गिव अस न्यू नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। मैंने बोला ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड मेल, तो इसमें यहाँ कुछ भी नहीं है। जो अनमैरिड और बैचलर मतलब जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं, ये प्रेडिकेट है वो इट इज़ ऑलरेडी कंटेन्ड इन द सब्जेक्ट। जैसे मतलब जो अनमैरिड है उसका मतलब क्या होता है? बैचलर, बैचलर का मतलब क्या होता है? अनमैरिड। इसलिए इसमें कुछ नया नॉलेज नहीं आता है। दैट इज एनालिटिक ए प्रायरिटी। अब सिंथेटिक ए प्रायरिटी की अगर बात करें, यहाँ पे क्या है? ऑल फिलोसफर वियर ग्लासेस, दिस रिक्वायर ऑब्जर्वेशंस इन ऑर्डर टू वेरीफाई और फॉल्सिफाई इट, दैट इज सिंथेटिक ए पोस्टरी स्टेटमेंट। ये ट्रू बाय डेफिनेशन नहीं है और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशन करने पड़ेंगे। इसकी सारे फिलोसफर ग्लासेस डालते हैं कि नहीं डालते हैं। पहले में ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं थी, सेकंड में ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है अब। और थर्ड अगर हम डिस्कस करें, ये क्या? सिंथेटिक ए प्रायरिटी, नेसेसरली ट्रू। सिंथेटिक कौन सी होगा? जो ट्रू बाय डेफिनेशन नहीं है बट किस पे बेस्ड है? रीजन पे। और ये कांट क्या वर्ड बोलते हैं कि सिंथेटिक ए प्रायरिटी क्या? नेसेसरली ट्रू, नाउन टू बी ट्रू इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सपीरियंस, इंडिपेंडेंटली ऑफ experience, not true by definition but based on reasons। तो सिंथेटिक ए प्रायरिटी वो स्टेटमेंट होंगी जो नेसेसरली ट्रू होंगी और नोन टू बी ट्रू इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सपीरियंस। वहाँ पे एक्सपीरियंस की ऑब्जर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोला 7 + 5, यह क्या है? 12। और यहाँ पे एक्सपीरियंस का कोई रोल है? नो। सिर्फ कहाँ की क्या यूज़ हो रही है यहाँ पे? रीजनिंग, ए प्रायरिटी प्रिंसिपल यूज़ हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला एवरी इवेंट हैज़ ए कॉज, एवरी इवेंट हैज़ ए कॉज मतलब बादल होते हैं बारिश आ जाती है, बादल होते हैं बारिश आ जाती है। ये एक्सपीरियंस है कि रीजन बेस्ड है? एवरी इवेंट हैज़ ए कॉज, कि हर एक मतलब जैसे बर्थ होगा तो डेथ होगी, डेथ हुई क्लियर? तो ये क्या है? जिसका बर्थ हुआ उसको डेथ होनी है, जिसका ओरिजिन हुआ उसका डिके होना ही होना है। ये क्या है? एवरी इवेंट हैज़ ए कॉज। कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूस हो रही है उसका प्रोड्यूसर का होना ज़रूरी है। ये क्या है? एवरी इवेंट हैज़ ए कॉज। तो मतलब जो कॉजिशन है वो भी क्या है? सिंथेटिक ए प्रायरिटी। बट ह्यूम ने तो उसको डिनाई कर दिया था। ह्यूम बोलता है सिंथेटिक ए प्रायरिटी का नॉलेज पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कॉजिशन का नॉलेज पॉसिबल ही नहीं है, फिलोसफिकल नॉलेज। बट कांट तो यहाँ पे मान रहे हैं। अब कांट क्या बोल रहे हैं कि जो कॉजिशन है वो क्या है? सिंथेटिक ए प्रायरिटी ट्रूथ है, नोन टू बी ट्रू इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सपीरियंस, सिर्फ इट इज बेस्ड ऑन रीजन, नेसेसरली ट्रू है। तो अनलाइक ह्यूम, कांट नेवर डाउट पॉसिबिलिटी ऑफ जेन्युइन नॉलेज, नॉर डिड ही डाउट द पावर ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इन अराइविंग एट नॉलेज अबाउट मैटर ऑफ फैक्ट्स। ह्यूम ने क्या किया था?
पॉसिबिलिटी ख़त्म कर दिया, बोलता मैटर ऑफ फैक्ट का नॉलेज पॉसिबल ही नहीं है। बट कांट ने उसको फिर से रिवाइव किया और कांट ने कभी भी उस पर डाउट नहीं किया। हिज क्रिटिकल इंक्वायरी सीक्स टू नो हाउ रीजन अराइव एट सम प्रिंसिपल विच इट हैज़ बीन in the habit of employing in gaining knowledge. He thus developed a method which examines the nature and limit of human knowledge by analyzing the knowing mind. तो मतलब कांट का जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना वो क्या है, उन्होंने एपिस्टेमोलॉजी को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया। कांट से पहले किसी ने भी मतलब इतने डेप्थ में जाके जो एक्सपीरियंस है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, नॉलेज की फॉर्मेशन कैसे होती है, उस पर काम नहीं किया था जितना कांट ने करने की कोशिश की कि एक्सपीरियंस एक्चुअली पॉसिबल कैसे होता है, एक्सपीरियंस होता कैसे है। जो एक्सपीरियंस होना है वो एक ऑर्डिनरी इवेंट नहीं है। कांट ने उसको क्रिटिकली एग्जामिन किया है और जब क्रिटिकली एग्जामिन किया उसको अलग अलग स्टेप्स वहाँ पे नज़र आ रहे हैं और उसी को अब हम डिटेल में देखेंगे। सो लास्ट स्लाइड्स में जो हमने 3 ट्रांसडेंटल डोमेन्स की बात की थी, जिसमें था ट्रांसडेंटल एस्थेटिक, ट्रांसडेंटल एनालिटिक और ट्रांसडेंटल डायलैक्टिक। इन तीनों डोमेन्स को हम 1 बाय 1 अब डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन जो जिसे हम शुरू करेंगे वो है ट्रांसडेंटल एस्थेटिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्पेस एंड टाइम। अब स्पेस और टाइम बेसिकली है क्या, मतलब कांट से पहले, अब कांट की फिलॉसफी को क्या बोला जाता है, कोपरनिकन रेवोल्यूशन इन द फिलॉसफी। क्लियर। अब कांट से पहले लोग क्या बोलते थे, फॉर एग्जाम्पल जैसे यूजली हम जब मेटाफिजिक्स डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ मेटाफिजिक्स, कि व्हाट इज़ रियलिटी, इज़ रियलिटी मटेरियल और मेंटल, इज़ इट वन और मैनी, और वहाँ पे हम ये क्वेश्चन भी यूजली पूछते हैं कि व्हाट इज़ स्पेस, व्हाट इज़ टाइम। तो मतलब मेटाफिजिक्स में कांट से पहले लोग क्या डिस्कस करते थे, स्पेस और टाइम को वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी बताते थे, मेटाफिजिकल प्रॉब्लम बताते थे, मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स, मेटाफिजिकल एंटिटी बताने की कोशिश की है लोगों ने कि स्पेस और टाइम भी क्या हैं, सब्सटेंस हैं। जैसे इंडियन फिलॉसफी की पर्टिकुलरली बात करें, न्याय की, वहाँ पे स्पेस और टाइम को सब्सटेंस बताया गया। बट कांट उसको हट के देख रहे हैं। अब कांट हट के कैसे देख रहे हैं, जैसे ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक की अगर हम बात करें तो जैसे एस्थेटिक का मतलब ही क्या रहता है, एस्थेटिक कंसर्न विद ब्यूटी, ब्यूटी मतलब कोई देख उस चीज़ जो हम देख सकते हैं, तो उस तरह से वो बात कर रहे हैं। जो एक्चुअल ग्रीक टर्म है ना एस्थेटिक, इसमें उसको यूज़ किया गया ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक में। तो ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक में जो कांट ने कंसेप्ट डिस्कस किया था वो है स्पेस और टाइम का। और स्पेस और टाइम बेसिकली है क्या है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जो कांट से पहले लोग क्या मानते थे कि जो स्पेस और टाइम है वो मेटाफिजिकल एंटिटी हैं, बट कांट ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया। कांट ने क्या कहा, स्पेस एंड टाइम कैन नॉट बी लर्नड अबाउट थ्रू एक्सपीरियंस, दे आर इंट्यूशंस ऑफ द माइंड्स, दे आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन माइंड, they are the necessary features of our experience rather than the qualities found in the things in itself. तो कांट से पहले लोग क्या बोलते थे कि जो नॉलेज है वो किस पे डिपेंड करता है, क्वालिटीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। बट कांट ने क्या बोला, नहीं, कंट्रीब्यूशन ऑफ द माइंड। इसलिए जो टाइम है इट इज़ अ कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन माइंड, नॉट द ऑब्जेक्ट। तो कांट स्पेस और टाइम के लिए वो क्या वर्ड यूज़ किया गया, फॉर्म ऑफ इंट्यूशंस। वो फॉर्म ऑफ इंट्यूशंस कब अप्लाई होते हैं, जैसे आप आइज़ ओपन करते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं, तो सबसे पहला आपका ब्रेन क्या करता है, उसको स्पेस और टाइम में एडजस्ट करता है। अगर कोई चीज़ स्पेस और टाइम में नहीं दिख रही है वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब हम चीज़ों को स्पेस और टाइम में देखते हैं, चीज़ें स्पेस और टाइम में नहीं होती हैं, हम चीज़ों को स्पेस और टाइम में देखते हैं। इसलिए जो स्पेस और टाइम है ये किसका कंट्रीब्यूशन है, परसीवर का। मतलब इसलिए नॉन स्पेशियल नॉन टेम्पोरल परसेप्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप किसी चीज़ की तरफ देख रहे हैं और आप उसको स्पेस और टाइम में नहीं देख रहे। जब आप किसी चीज़ की तरफ देखते हैं आप उसको स्पेस और टाइम में ही देखते हैं, आप उसको स्पेस और टाइम में ही देखते हैं। मतलब जो एक्सपीरियंस है, जो परसेप्शन है वो हमेशा स्पेस और टाइम में होगी। और स्पेस और टाइम कौन कंट्रीब्यूट करता है, ह्यूमन माइंड। बट कांट से पहले क्या माना जाता था कि स्पेस और टाइम ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ हैं, ये मेटाफिजिकल एंटिटीज़ हैं, लाइक सब्सटेंस हैं। बट कांट ने उनको कहाँ रिड्यूस कर दिया, द क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन माइंड। और ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक में वो बीसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। ऑल एक्सपीरियंस इज कंडीशनड बाय दैम दो दे देमसेल्फ आर नॉट एक्सपीरियंस्ड। हम सारी चीज़ों को स्पेस और टाइम में एक्सपीरियंस करते हैं, बट हम स्पेस और टाइम को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। हम स्पेस और टाइम को एक्सपीरियंस
नहीं कर सकते, बट हम जो भी एक्सपीरियंस करेंगे वो स्पेस और टाइम में होगा। क्लियर? स्पेस एंड टाइम इज़ नॉट समथिंग ऑब्जेक्टिव, इट इज़ सब्जेक्टिव। मतलब आप डोर के बाहर खड़े हो, मैं डोर के अंदर खड़ा हूँ, आपकी जो स्पेस और टाइम है वो अलग है। मैं मतलब हम दोनों दो इंसान खड़े हैं, आप मेरे से 5 मीटर दूर खड़े हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, हम स्ट्रेट किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। आप अलग स्पेस और टाइम से देख रहे हो, मैं अलग स्पेस और टाइम से देख रहा हूँ। आपका कंट्रीब्यूशन अलग है, मेरा कंट्रीब्यूशन अलग है। एक ही ऑब्जेक्ट है, बट वहाँ पे जो स्पेस और टाइम है वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं रही। क्यों? क्योंकि मैं उसको अलग स्पेस से देख रहा हूँ, आप अलग स्पेस में देख रहे हो, मैं अलग टाइम में देख रहा हूँ, आप अलग टाइम में देख रहे हो। इसलिए जो स्पेस और टाइम है वो ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ नहीं है, वो सब्जेक्टिव फिनोमिना है, सब्जेक्टिव रियलिटी है। स्पेस एंड टाइम आर एम्पिरिकली रियल बट ट्रांसडेंटली आइडियल। सो एम्पिरिकली रियल है, ट्रांसडेंटली आइडियल है। अब एम्पिरिकल रियल कैसे हुए? हम मतलब जो कुछ भी हमें एक्सपीरियंस होता है वो स्पेस और टाइम में होता है, बट जो फिनोमिना के बियॉन्ड आप स्पेस और टाइम अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए तो वो ट्रांसडेंटल आइडियल हैं, एम्पिरिकली रियल हैं। क्लियर? पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ। ट्रांसडेंटल एस्थेटिक में हमने क्या डिस्कस किया? स्पेस और टाइम, जिसे हम फॉर्म ऑफ इंट्यूशन कह रहे हैं। कांट से पहले लोग क्या मानते थे कि स्पेस और टाइम जो हैं वो क्या हैं? ऑब्जेक्टिव रियलिटी हैं, चीज़ें स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट करती हैं। बट कांट ने क्या प्रपोज किया था कि चीज़ें स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती, हम उनको स्पेस और टाइम में देखते हैं। और जब भी हम देखते हैं हम स्पेस में ही देखते हैं और टाइम में ही देखते हैं। हमें कभी भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकती जो नॉन स्पेशियल हो, नॉन टेम्पोरल हो। इसलिए स्पेस और टाइम इंडिपेंडेंट रियलिटीज़ नहीं है, रैदर वो किसका कंट्रीब्यूशन है? माइंड का। स्पेस और टाइम माइंड पे डिपेंडेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट नहीं है। ऑब्जेक्ट स्पेस और टाइम में डिपेंड करेंगे, नॉट कि स्पेस और टाइम ऑब्जेक्ट पे। तो कोई चीज़ अगर स्पेस और टाइम में दिखती है तो वो चीज़ है, अगर कोई चीज़ एडजस्ट नहीं हो रही है वो चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल भगवान स्पेस और टाइम में नहीं आएंगे कभी। ये बॉटल मेरे सामने पड़ी हुई है, आपके सामने कॉपी पड़ी हुई है, ये स्पेस और टाइम में है, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो जो चीज़ इससे बियॉन्ड है उसे चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो सेकंड ट्रांसडेंटल डोमेन जो है वो है ट्रांसडेंटल एनालिटिक। ट्रांसडेंटल एस्थेटिक हमने पहला डिस्कस किया, जिसमें हमने स्पेस और टाइम डिस्कस किया, और अब है सेकंड वन ट्रांसडेंटल एनालिटिक। So the primary of transcendental analytic is to ascertain the a priori concepts of the understanding with an examination of the faculty of judgments or the power of thought. Kant thus examine human thinking process and analyze the judgment by means of which human understanding functions. तो कांट क्या करते हैं ट्रांसडेंटल एनालिटिक में? जो ए प्रायरी ब्रेन के, उनका वो अंडरस्टैंडिंग के, उनको वो अच्छे से एग्जामिनेशन करते हैं। क्या पाते हैं? जो ह्यूमन ब्रेन है वो फंक्शन कैसे करता है, किसके थ्रू करता है? थ्रू जजमेंट्स। सो कांट क्या करते हैं? ही रिड्यूस ऑल ऑपरेशंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग टू जजमेंट्स। क्या किया उन्होंने? ही रिड्यूस ऑल ऑपरेशंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग टू जजमेंट एंड एग्जामिन्स व्हाट आर द पॉसिबल काइंड ऑफ जजमेंट्स। क्लियर? अकॉर्डिंग टू कांट, जजमेंट आर द प्री कंडीशन ऑफ एनी थॉट। मतलब अगर आपके ब्रेन में कोई भी थॉट आ रहा है ना, कोई भी इमेज बन रही है, कुछ भी डाटा प्रोसेस हो रहा है, वो किसकी वजह से होता है? जजमेंट की वजह से। जब तक जजमेंट नहीं होगी ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा, अंडरस्टैंडिंग काम नहीं करेगी। ये किस में डिस्कस करें हम? ट्रांसडेंटल एनालिटिक में, जिसमें हम अब कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी वजह से जो एक्सपीरियंस है, जो जजमेंट्स हैं वो पॉसिबल होती हैं। क्योंकि जजमेंट बिना कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के पॉसिबल नहीं होंगी। जो जजमेंट है उसको गाइड कौन करता है? कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो जजमेंट है वो किसके बेसिस पे की जाती हैं? कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैन थिंक बाय जजमेंट्स, है ना? मैन थिंक बाय जजमेंट्स। So all possible judgment must be listed and the perception connected within them put aside so as to make it possible to examine the moments when the understanding is engaged in constructing judgment. So basically जज करना और जो थिंक करना ना, ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। जब आप जज करते हैं आप थिंक करते हैं, मतलब टू जज एंड टू थिंक आर नॉट टू डिस्टिंक्ट एक्ट। इन सच एक्ट the human mind unifies different representations with the aid of concepts in order to form one cognition. In other words, judgment synthesize representations by means of concepts, जिन्हें हम नाम देते हैं categories of understandings. तो मतलब जब आपने किसी चीज़ को देखा, किस में देखा? माइंड ने सबसे पहले किया, स्पेस और टाइम अप्लाई किया उसके ऊपर। तो जैसे स्पेस और टाइम अप्लाई हुआ उसके बाद
जो कंस्ट्रक्शन है, जो ब्रेन में जजमेंट बनना है वो शुरू हो जाती हैं। बट जजमेंट बनना शुरू कैसे होती हैं, जजमेंट करते कैसे हो आप? मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आपने देखी तो आपने उस पर जजमेंट पास कैसे करोगे? अब नॉलेज कैसे आएगा, अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी? फॉर एग्जांपल जैसे एक बकेट है, बकेट में एप्पल पड़े हुए हैं और मैंगोज़ पड़े हुए हैं, है ना, 10 एप्पल और 12 मैंगोज़ हैं बास्केट में पड़े हुए हैं। और जैसे आप उसको देखते हो आप क्या करोगे? सबसे पहले माइंड जजमेंट कैसे पास करेगा? पहले देखने का मतलब है उनको स्पेस और टाइम में दिखना, तब वो चीज़ें आपको दिखना शुरू होंगी। जब तक आप उसको स्पेस और टाइम में आपका माइंड अप्लाई नहीं करेगा वो चीज़ें दिखेंगी नहीं। वो एल्यूजन रहेगी, हेलुसिनेशन रहेगा, ड्रीम की तरह रहेगा, डे ड्रीमिंग रहेगा, है ना। जैसे ही आप कॉन्शियस होंगे, आप किसी चीज़ को देखेंगे फोकस करके, मतलब फोकस करने का मतलब क्या है? जब चीज़ मतलब किसी चीज़ की तरफ आप देख रहे हैं फोकस करके, जब आप अटेंटिव हैं, कॉन्शियस हैं, तो वो चीज़ मतलब आप स्पेस और टाइम उस पर अप्लाई कर रहे हो। जैसे स्पेस और टाइम में अप्लाई हुआ वो चीज़ दिखना शुरू हो जाती है। मतलब जैसे कैमरा फोकस करता है, जैसे आप कैमरा उठाते हैं तो 1-2 सेकंड लेता है उसको एडजस्ट करने में। जैसे फोकस एडजस्ट हुआ मतलब स्पेस और टाइम, उसी तरह हमारा माइंड फंक्शन करता है। जैसे ही चीज़ दिखना शुरू हुई मतलब स्पेस और टाइम में अप्लाई हो गया। जैसे अप्लाई हुआ आगे जजमेंट फर्दर बनना शुरू हो जाती है। और जजमेंट बनती कैसे है? क्वालिटी, क्वांटिटी, रिलेशन, मोडालिटी, ये हैं टाइप ऑफ टेबल ऑफ जजमेंट्स। क्लियर? टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, इसको 12 कैटेगरीज बताई गई हैं जो टोटल वो इस तरह से हैं। पहले तो उनको 4 पार्ट में डिवाइड, क्वांटिटी, क्वालिटी, रिलेशंस एंड मोडालिटी। क्लियर? अगर हम क्वांटिटी की बात करें उसमें 3 सब क्लासेस हैं, यूनिवर्सल, पर्टिकुलर एंड सिंगुलर। क्लियर? तो इसमें एक्चुअल जजमेंट आई है, यूनिवर्सल जजमेंट्स वो कौन सी होती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ऑल एसिज बी, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, ये यूनिवर्सल जजमेंट है। सारे इंसान मर जाते हैं, सारे एप्पल, मतलब आप किसी दुकान पे जाते हो और आपने क्या देखा? सेब देखा वहाँ पे। सेब देखा कैसे? जैसे देखा स्पेस और टाइम में देखेंगे तभी चीज़ दिखेगी, ऐसे नहीं दिखेगी। जैसे ही देखा तो आपने क्या देखा? कौन सी जजमेंट पास की कि सारे सेब खराब हैं, सारे सेब खराब हैं। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं ना, ये जो आपकी जजमेंट है ना, ये यूनिवर्सल जजमेंट है। इसमें कौन सी कैटेगरी अप्लाई हुई? यूनिटी, जहाँ आप एज ए होल बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने बोलना है कुछ कुछ सेब बीच में ख़राब हैं, देख के डालना, ये कौन सी जजमेंट है? पर्टिकुलर जजमेंट। इसमें कौन सी कैटेगरी अप्लाई हुई? प्लूरलिटी। इसमें आपको चीज़ें कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हो आप, प्लूरल। क्लियर? सम, कि कुछ लोग झूठ बोलते हैं, कुछ लोग झूठ बोलते हैं। पहले आपने बोला सारे लोग झूठ बोलते हैं यूनिवर्सल जजमेंट में, पर्टिकुलर पे अब आगे कुछ लोग झूठ बोलते हैं। और जो थर्ड क्वांटिटी है वो है सिंगुलर, जिसमें आप क्या बोलोगे? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोलते हो, ये सेब खराब है। एक सिंगल, दैट इज़ टोटलिटी, जिसमें आप सिर्फ एक वन की बात करते हैं। क्लियर? तो इसमें कैटेगरी कौन सी आती है? टोटलिटी। सिंपल। अब जैसे है क्वालिटी, क्वालिटी कैसे काम करती है? जैसे इसमें 3 है, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इन्फिनाइट। अफर्मेटिव जैसे सॉक्रेटिस मॉर्टल, इसमें कौन सी क्वालिटी होती है? रियलिटी। कैटेगरी कौन सी है? रियलिटी, ड्राइव्ड कंसेप्ट जो है कैटेगरी। फिर सेकंड क्या है? नेगेटिव। पहले आपने बोला सॉक्रेटिस मॉर्टल, अब बोला सॉक्रेटिस नॉट मॉर्टल, मतलब उसका नेगेशन कर दिया आपने। कोई चीज़ है, कोई चीज़ नहीं है। सॉक्रेटिस नॉट मॉर्टल, सम एसिज नॉट बी, ये हो गया नेगेशन। कौन सी कैटेगरी है? नेगेशंस। जजमेंट कौन सी है? नेगेटिव। देन थर्ड आता है इन्फिनाइट। जैसे मैंने बोला बिल इज़ अनइंटेलिजेंट, पहले बोला कि तुम इंटेलिजेंट हो, फिर बोला तुम इंटेलिजेंट नहीं हो। थर्ड अब क्या है? इन्फिनाइट में क्या है? जहाँ लिमिटेशंस हैं कि तुम बिल इज़ अनइंटेलिजेंट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। पहले बोला अफर्मेटिव में क्या बोला? बिल इज़ इंटेलिजेंट। नेगेटिव में क्या बोला? बिल इज़ नॉट इंटेलिजेंट। और थर्ड में क्या बोल दिया? बिल इज़ अनइंटेलिजेंट। तो यहाँ पे 3 कंसेप्ट ड्राइव होकर सामने आ रहे हैं, रियलिटी, नेगेशन एंड लिमिटेशन। तो इस तरह से ह्यूमन माइंड, ह्यूमन थिंकिंग फंक्शन करती है। सेम आगे है कैटेगोरिकल, हाइपोथेटिकल एंड डिसजंक्टिव, ये रिलेशंस होते हैं 3 टाइप के। क्लियर? और मोडालिटी है आगे।
मॉडल्स भी, जो इस चीज़ का तरीका जो मॉडल होता है ना वहाँ से आ रहा है, व्यू से। जैसे प्रॉब्लमेटिक, दिस में बी पॉइजन, ये जहर हो सकता है ना। एसोटिक, दिस इज पॉइजन, ये है। एंड एपोडिक्टिक, एवरी फैक्ट कॉज, मतलब जहाँ नेसेसिटी है बिल्कुल होगा ही होगा डेफिनेट। और जो थर्ड क्या था, रिलेशन था। हाँ, इसमें क्या है, कैटेगोरिकल, जहाँ कंडीशन हो, गॉड इज, सॉरी यहाँ अनकंडीशनल हो, कैटेगोरिकल, गॉड इज जस्ट है वो नैतिक, विदाउट इफ एंड आर, जहाँ कोई सेकंड ऑप्शन नहीं हो। सब्सटेंस उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। हाइपोथेटिकल, यहाँ कंडीशनल हो गया, गॉड इज जस्ट, ही विल पनिश सिनर्स, कॉज और इफेक्ट की तरह रिलेशन हो गया यहाँ पे, कॉजलिटी। और थर्ड आएगा डिसजंक्टिव्स, यहाँ पे चॉइस होगी, आइदर आर, है ना। गॉड इज आइदर जस्ट आर अनजस्ट, दैट इज कम्युनिटी, रेसिप्रोसिटी। तो ये है क्या, कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। ये किसका कंट्रीब्यूशन है, ह्यूमन माइंड का। चीज़ें यूनिवर्सल नहीं होती, चीज़ें पर्टिकुलर नहीं होती, चीज़ें सिंगुलर नहीं होती हैं, चीज़ें अफर्मेटिव या नेगेटिव नहीं होती, चीज़ें कैटेगोरिकल हाइपोथेटिकल नहीं होती, चीज़ें प्रॉब्लमेटिक सर्टिक एपोडिक्टिक नहीं होती हैं। हमारा माइंड उनको उस तरह से समझता है थ्रू जजमेंट्स। इसलिए यूनिटी, प्लुरलिटी, टोटलिटी, रिलेशन, नेगेशन, लिमिटेशन, सब्सटेंस, एट्रीब्यूट, कॉज, इफेक्ट, रेसिप्रोसिटी, पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेसेसिटी, कॉन्टिजेंस, ये क्या है, ड्राइव्ड कंसेप्ट हैं जो ब्रेन यूज करता है जजमेंट पास करने के लिए। तो इन सब कंसेप्ट्स को क्या बोला जाता है, कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। क्वालिटी, क्वांटिटी, रिलेशन एंड मोडालिटी, ये क्या है, कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो ब्रेन यूज करता है चीज़ों को समझने में, जजमेंट पास करने में। और थ्रू जजमेंट हमारे पास क्या आता है, नॉलेज। ये हो गया ट्रांसडेंटल एनालिटिक। तो ट्रांसडेंटल एनालिटिक से पहले हम डिस्कस करेंगे अब यहाँ पे स्पेस और टाइम, जो फॉर्म ऑफ इंट्यूशंस हैं, और जो कैटेगरी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, ये दोनों मिलके क्या कर सकते हैं, है ना। सो अगर हम वाली स्लाइड देखें, इन हिज मोस्ट फेमस वर्क क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन्स, कांट आर्ग्यूज दैट आवर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड इन्वॉल्व टू एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं कांट, कि अगर हम अपने एक्सपीरियंस को एनालाइज करें, क्रिटिकली एग्जामिन करें, देखें उसको डिटेल में, तो दो एलिमेंट सामने आते हैं। वो कौन कौन सा था, एक तो सेंसिबिलिटी थी और एक अंडरस्टैंडिंग्स। सेंसिबिलिटी में कांट किसको रखते हैं, फॉर्म ऑफ इंट्यूशंस को, और अंडरस्टैंडिंग में किसको रखते हैं, कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। तो कांट क्या बोलते हैं, अगर इसको पढ़ें, दिस डायरेक्ट एक्वेंटेंस ही कॉल इंट्यूशंस, मतलब जब आप किसी चीज़ को डायरेक्टली देखते हो ना, उसे क्या कहता है, वो इंट्यूशंस। मैंने क्या बोला, जब भी आप आइज़ ओपन करेंगे, किसी चीज़ पर फोकस होगा ना आपका, अगर आपको कोई चीज़ दिखना शुरू हो गई है, मतलब आपने उसको स्पेस और टाइम उस पर अप्लाई कर दिया है, तभी सेंसिबिलिटी आएगी, तभी एक्सपीरियंस होना शुरू होगा, जब स्पेस और टाइम अप्लाई हो जाएगा। सेकंड इज बट कांट कॉल द अंडरस्टैंडिंग अवर एबिलिटी टू हैव एंड यूज कॉन्सेप्ट्स। तो अंडरस्टैंडिंग क्या है, जब आप कैटेगरीज अप्लाई करना शुरू कर देते हो, मतलब जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट क्या थे, यूनिटी, प्लुरलिटी, टोटलिटी, रिलेशन, नेगेशन। सो फॉर कांट ए कॉन्सेप्ट is an indirect acquaintance with things, as example of a type of thing such as a concept of book in general. Without concept we would not know our intuition of a book. Without concepts we would not know our intuition was of a book. Without intuition we would never know that there were book at all. इस लाइन को फिर से देखिए, विदाउट कंसेप्ट वी वुड नॉट नो अवर इंट्यूशंस। जब तक कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग अप्लाई नहीं होती हैं, तब फॉर्म ऑफ इंट्यूशन भी फेल्ड है तब तक। मतलब जो नॉलेज है वो कब अराइज होता है, जब फॉर्म ऑफ इंट्यूशन अप्लाई हुआ, उसके बाद कैटेगरीज भी अप्लाई होंगी। अगर फॉर्म ऑफ इंट्यूशन तो अप्लाई हुआ, बट कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जैसे हम कंसेप्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, विदाउट कंसेप्ट अगर वो अप्लाई नहीं होता है तो बुक दिखेगी नहीं भाई। विदाउट इंट्यूशन वी वुड नेवर नो दैट देयर वर बुक एट ऑल। इसको और डिटेल में देखते हैं। तो ट्रांसडेंटल डायलैक्टिक डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिंथेसिस ऑफ रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म, क्योंकि अब इस पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं, हम ये डिस्कस कर सकते हैं कांट ने एक्चुअल में क्या किया था। तो कांट ने बेसिकली किया क्या, यहाँ पे
उसने जो रीजन और एक्सपीरियंस जो है ना, उन दोनों को मर्ज करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। जो रैशनलिस्ट और एम्पिरिसिस्ट जो स्कूल हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको वो मर्ज करने की कोशिश कर रहा है कि जो नॉलेज है वो इट इज़ बेस्ड ऑन बोथ ए प्रायरी एंड ए पोस्टरी प्रिंसिपल्स। कांट क्या बोलते हैं? नॉलेज ऑलवेज बिगिन इन एक्सपीरियंस, ऑलवेज बिगिन इन एक्सपीरियंस, बट नॉलेज कभी एक्सपीरियंस में कल्मिनेट नहीं होता, फुली डेवलप कहाँ होता है? रीज़न में। सिर्फ एक्सपीरियंस से शुरू होता है, एंड कहाँ होगा? रीज़न में। इसलिए एक्सपीरियंस भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना रीज़न है, और रीज़न भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर सिर्फ एक्सपीरियंस होगा या सिर्फ रीज़न होगा तो नॉलेज कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा, नॉलेज कभी भी ओरिजिनेट नहीं हो पाएगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा रहा है सीइंग इज़ थिंकिंग, क्या मतलब है इसका? सीइंग इज़ थिंकिंग अकॉर्डिंग टू कांट, टू सी मीन्स टू थिंक, बट लॉक के अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं था, डिकार्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं था। वहाँ पे तो देखने का मतलब सिर्फ देखना ही था, वहाँ पे सोचने का मतलब सिर्फ सोचना था। जो रीज़न को मानेगा वो रीज़न को मानेगा, एक्सपीरियंस को कैसे माने, और जो एक्सपीरियंस को मानता है वो रीज़न को कैसे माने। बट यहाँ पे तो कांट दोनों को मानना शुरू हो गया, एक ही मतलब जब नॉलेज, सीइंग इज़ थिंकिंग इक्विवेलेंट टू अंडरस्टैंडिंग, इक्विवेलेंट टू नॉलेज। सीइंग इज़ थिंकिंग, टू सी मीन्स टू थिंक मीन टू सी मीन टू थिंक, एंड टू थिंक मीन टू सी। क्या माजरा है मुझे बताओ। अब फॉर एग्जांपल हम इजी एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप एक रोड पे खड़े हैं और आप अपने फ़ोन में गेम खेल रहे हैं, तो आप कहीं खो गए हैं, मतलब 4-5 मिनट से रोड पे खड़े हैं और आप क्या हुआ, कहीं खो गए, कुछ सोच रहे थे, सोचते सोचते बीच में खो गए। आपके सामने से कोई बाइक जाती है, आप तो कहीं खोए हुए हैं, आपको होश ही नहीं है, आप खड़े तो रोड पे हैं, बट आप क्या कहीं बात में, किसी बात में उलझ गए हैं दिमाग में और खो गए हैं वहाँ पे। आपकी आइज़ ओपन है, ईयर ओपन है, नोज़ ओपन है, सारी चीज़ें ओपन है, सारे सेंस ऑर्गन फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं, बट आपका ध्यान नहीं है, आप कॉन्शियस नहीं हैं, आप अवेयर नहीं हैं, आप कहीं खो गए हैं। आपके सामने से बाइक निकल जाती है, आपको कोई होश नहीं है, कोई थर्ड पर्सन आता है, वो बोलता है यहाँ से कोई बाइक निकली, आप क्या बोलोगे मुझे बताओ? आपको इतना तो पता होगा कुछ निकला था, बट क्या निकला था कोई पता नहीं है, कौन था, कितने लोग थे उसके ऊपर कोई पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? आइज़ तो ओपन थी, अगर आइज़ ओपन होती तो दिखना चाहिए था, एक्सपीरियंस होना चाहिए था, बट एक्सपीरियंस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ एक्सपीरियंस? क्यों? क्योंकि वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग इन्वॉल्व नहीं थी। और नॉलेज कब आता है? जब अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग इन्वॉल्व होगी। इसलिए जैसे आप आइज़ ओपन करते हो, सबसे पहले क्या होता है, जब जैसे आइज़ ओपन की तो आप सबसे पहले क्या माइंड क्या अप्लाई करता है? स्पेस और टाइम। अब जब आप रोड पे खड़े थे, आपका दिमाग कहीं खोया हुआ था और स्पेस और टाइम अप्लाई हो ही नहीं रहा था। स्पेस और टाइम अगर अप्लाई नहीं होगा तो वहाँ पे कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी अप्लाई नहीं होंगी, और अगर कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी अप्लाई नहीं होंगी, आंखें जितनी मर्जी खुली होंगी, आपको कभी एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपको कभी नॉलेज नहीं होगा, आपके पास कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी किसी चीज़ को लेके। तो मतलब जो सिंपल सा एक्सपीरियंस जिसको हम बोलते हैं ना, वो इतना आसान नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं है विदाउट रीजनिंग के, विदाउट रीज़न के एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस एक्चुअली होता कब है? जब माइंड स्पेस और टाइम अप्लाई करता है। पहले जैसे स्पेस और टाइम अप्लाई हुआ, कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करता है, क्वांटिटी, क्वालिटी, रिलेशन, मोडालिटी, वो सारे 1 बाय 1 अप्लाई करता है। 1 है, 2 है, ब्लैक है, वाइट है, ये क्या है? सारा क्वालिटी है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मिसिंग है, एब्सेंट है, ये क्या है? सब कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। अच्छा है, बुरा है, सही है, ये सब क्या है? कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। और जब तक ये चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी, एक्सपीरियंस होगा ही नहीं। तो मतलब विदाउट रीजनिंग के जो एक्सपीरियंस है वो क्या? मेयरली एल्यूजन्स, हैलुसिनेशंस। जैसे यहाँ पे लिखा नजर आ रहा, थॉट विदाउट कंटेंट इज एम्प्टी, थॉट विदाउट कंटेंट इज एम्प्टी, मतलब रीजन विदाउट एक्सपीरियंस इज एम्प्टी, रीजन विदाउट एक्सपीरियंस इज एम्प्टी, थॉट विदाउट कंटेंट, एंड इंट्यूशन विदाउट कंसेप्ट इज ब्लाइंड, एक्सपीरियंस विदाउट रीजन इज ब्लाइंड। ये क्रक्स है कांट की फिलॉसफी का। थॉट विदाउट कंटेंट इज एम्प्टी, कि आपके पास रीजनिंग है बट उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो क्या होगा? एम्प्टी होगा। मतलब आप इस चीज़ की बात कर रहे हो, आप वो चीज़ है ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप भगवान की बात कर रहे हो, यू हैव एन आइडिया ऑफ गॉड इन योर माइंड, थॉट है ना, बट उसका कंटेंट ही नहीं है।
तो ऐसा जो थॉट होगा ना उसको एम्प्टी कंसीडर किया जाएगा, उसको वैल्यूएबल नहीं माना जाएगा, उसको फिलोसफिकल नहीं माना जाएगा, उसको रियल नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका नॉलेज नहीं है आपके पास, अथेंटिक नॉलेज। थॉट विदाउट कंटेंट, तो मतलब आपके दिमाग में थॉट उसी चीज़ का होना चाहिए जिसका कंटेंट भी हो, और कंटेंट कहाँ से आता है? एक्सपीरियंस से। एंड इंट्यूशन विदाउट कंसेप्ट इज ब्लाइंड। अगर कोई एक्सपीरियंस हो रहा है बिना रीज़न के, तो उसको ब्लाइंड माना जाएगा। जैसे मैंने बोला कि आप रोड पे खड़े हैं और आप कहीं खो गए हैं, और आप बोल रहे हैं मुझे एक्सपीरियंस, वहाँ कोई गया था, बट वो था कौन? पता ही नहीं है। इसलिए जब भी नॉलेज होगा, जब भी एक्सपीरियंस आएगा किसी चीज़ का आपके पास, वो कब आएगा? जब रीजन और एक्सपीरियंस दोनों एक साथ काम करेंगे। आंखें खुली, बट सिर्फ आंखें खुलना काफ़ी नहीं है, ब्रेन का एक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे आंखें खुली, उसने क्या किया? ब्रेन ने फॉर्म ऑफ इंट्यूशन अप्लाई किया। सबसे पहले चीज़ों को स्पेस और टाइम एडजस्ट किया। जैसे आप कैमरा ऑन करते हो, सबसे पहले क्या होता है? कैमरा फोकस करने में टाइम लगाता है ना, 1-2 मिनट। जैसे ही कैमरा अप्लाई हुआ, बस फोकस हो गया। उसी तरह से जैसे आपकी आंखें ओपन हुई, अगर आप अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं, तो आप क्या करोगे? चीज़ों को स्पेस और टाइम में देखते हो सबसे पहले। जैसे स्पेस और टाइम में देखा, उसके बाद कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग अप्लाई शुरू हो जाती है कि ब्लैक है कि वाइट है। जैसे हमने एग्जाम्पल ली पीछे कि एक बकेट है, बकेट में 10 ग्रीन एप्पल पड़े हैं और 12 रेड मैंगोज पड़े हैं। तो ये कैसे समझ आएगा आपको, है ना? In a basket, the mind should a priori possess the ability to quantify 10 apples and 12 mangoes। मतलब क्वांटिटी अप्लाई हुई वहाँ पे कि 10 सेब हैं, 12 क्या हैं? मैंगोज। ग्रीन और रेड वो क्या है? क्वालिटीज़। तो ये ऑब्जेक्ट में नहीं है चीज़ें, ये आपका ब्रेन अप्लाई कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आ रही है? ब्रेन से। क्वांटिटी वहाँ नहीं है, क्वांटिटी कहाँ है? ब्रेन में। अगर ब्रेन अप्लाई नहीं करेगा, वो सभी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। नंबर्स तो नो डाउट एप्पल 12 हैं, 15 हैं, वो उनकी अलग चीज़ है, बट जो अंडरस्टैंडिंग है, जो नॉलेज है, वो ए प्रायोरिटी प्रिंसिपल्स हैं। नंबर बाहर नहीं होते, अंदर होते हैं। तभी तो कांट से पहले लोग क्या मानते थे कि क्वालिटीज़ किसकी होती हैं? ब्लैक वाइट 1 2 3 4 किसके होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। बट कांट ने बोला नहीं, ये माइंड का कंट्रीब्यूशन होता है, ये ए प्रायोरिटी स्ट्रक्चर है ब्रेन का जो अप्लाई होता है। इसलिए कांट क्या बोलता है कि अगर वर्ल्ड को ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में आना है, समझ आना है चीज़ों को, तो उसको हमारे ब्रेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होना पड़ेगा। वो हमारे लिए सिर्फ वही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो हमारे ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें समझ आएंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हो रही है, मतलब वो चीज़ स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट नहीं हो रही है, वो कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग अप्लाई नहीं हो रही हैं, तो वो चीज़ें समझ भी नहीं आएंगी। क्लियर? तो सीइंग इज थिंकिंग, इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको कि जब आप देखते हैं, उसका मतलब है मतलब एक साथ, दोनों एक साथ काम करते हैं। जैसे एक्सपीरियंस होता है, रीजनिंग साथ में काम कर रही होती है, अदरवाइज एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता। मतलब विदाउट रीजनिंग देयर इज नो एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस हो रहा है मतलब रीजनिंग के साथ काम कर रही है, और अगर रीजनिंग हो रही है मतलब एक्सपीरियंस हो रहा है, तभी रीजनिंग होगी। सो थॉट विदाउट कंटेंट इज एम्प्टी एंड इंट्यूशन विदाउट कंसेप्ट इज ब्लाइंड। इसे हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, रीजन विदाउट एक्सपीरियंस इज एम्प्टी एंड एक्सपीरियंस विदाउट रीजन इज ब्लाइंड। तो अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पे, ट्रांसडेंटल डायलैक्टिक में। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है? अब हमने क्या देख लिया यहाँ पे कि हमारे पास 2 डायमेंशन हो रहे हैं, कि हमारी समझ में सिर्फ वही चीज़ें आती हैं जिनमें एक तो फॉर्म ऑफ इंट्यूशन अप्लाई हो और एक कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। क्या कोई ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसमें फॉर्म ऑफ इंट्यूशन अप्लाई नहीं होता है, जिसमें कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग अप्लाई नहीं होती हैं? यस, फॉर एग्जांपल गॉड, सोल, ये वो एंटिटीज़ हैं जिनमें फॉर्म ऑफ इंट्यूशन अप्लाई नहीं होती, इनमें कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग अप्लाई नहीं होती। क्या आप भगवान को देख सकते हो? क्या आत्मा को देख सकते हो आप? नहीं ना। तो इसलिए कांट क्या करते हैं, ट्रांसजेंडर डायलैक्टिक में बताते हैं कि ह्यूमन माइंड की लिमिट भी है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की लिमिट भी है। हमारी जो लिमिट है वो सिर्फ फिनोमिना तक है, और जो गॉड और सोल हैं, या कोई भी ऐसी एंटिटी जहाँ पे स्पेस और टाइम अप्लाई ना हो, कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग अप्लाई ना हो, उनको वो नाम देते हैं नॉमिना। क्या नाम देते हैं? नॉमिना। तो मतलब फिनोमिना वो एस्पेक्ट है
जहाँ पे फॉर्म ऑफ इंट्यूशन अप्लाई होते हैं, स्पेस और टाइम अप्लाई होते हैं, और कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग अप्लाई होती हैं। तो फिनोमिनल वर्ल्ड है, मतलब जो चीज़ें एम्पिरिकली अवेलेबल हैं वो फिनोमिना है, और वो एंटिटीज़ जो जिनमें फिनोमिना स्पेस और टाइम और कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग अप्लाई नहीं होती हैं उनको वो नाम देते हैं नॉमिना। और नॉमिना वो एंटिटी है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। नॉमिना टोटली मिस्टीरियस है। तो मतलब एक एंगल से देखा जाए तो कांट ने जो गॉड है, सोल है, इसका एग्जिस्टेंस डिनाई कर दिया है। कहाँ पे? क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न में। क्लियर? क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न में। बट अगर हम क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीज़न की बात करें तो कांट गॉड को, सोल को फिर से जस्टिफाई करता है, जस्टिफाइड दैम फॉर मोरालिटी एज पोस्टुलेटेड ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ। क्लियर? ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक में हमने क्या देखा कि रियलिटी, कांट ने जो हम रियलिटी कहें अगर, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक फिनोमिना और एक नॉमिना। फिनोमिना वो है जिसको हम समझ सकते हैं, और नॉमिना वो है जिसका हमें कोई आइडिया नहीं है, जिसका कोई नॉलेज पॉसिबल नहीं है। तो कांट क्या बताता है, जो लास्ट कंसेप्ट में डिस्कस करूंगा वो एंटीनॉमीज का कंसेप्ट है। अब कांट क्या बताते हैं कि जब हम जो फॉर्म्स हैं और कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जब हम उन चीज़ों पे अप्लाई करते हैं जिनको हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, कि जब फॉर्म ऑफ इंट्यूशंस और कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम उन चीज़ों पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं जिनको हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, तो ये किसको बर्थ देती है? एंटीनॉमीज को। सो एनी स्पेकुलेशंस कंसर्निंग द नेचर ऑफ द वर्ल्ड लीड्स टू एंटीनॉमीज is when we change thought into things and hypnotize them. We build an imaginary science on these things, है ना? Kant says that there are 4 antinomies. Antinomies basically होती हैं, these are sophisticated propositions which can neither be confirmed nor be refuted, or the judgment where both thesis and antithesis can be proved with equal cogency. और वो 4 क्या थी? मतलब उसको आप एक जो आपका इंटरेस्ट है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो उसको। एंटीनॉमीज का मतलब ये है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एक ही टाइम पे गलत भी होंगी और सही भी होंगी। और ये कितनी है? 4 इन नंबर्स। और इसमें क्या क्या रहता है? वर्ल्ड इज़ एटर्नल एंड नॉन एटर्नल। ये फर्स्ट वन है कि वर्ल्ड एटर्नल भी है और नॉन एटर्नल है। देन सेकेंड वन क्या है? मैटर इज़ डिविजिबल एंड इनडिविजिबल। द थर्ड वन इज़ एवरीथिंग इज कॉज्ड और not caused, and the last one is God exists and God does not exist. These are the 4 antinomies. और इनके क्या है? मतलब जो थीसिस है उसका एंटीथीसिस, उसका अपोजिट ऑलरेडी वहाँ है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो आप फर्स्ट वन को मान लीजिए, अगर आप नहीं मानते हैं तो आप दूसरे को मान लीजिए। तो मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट एक ही टाइम पे सही भी होंगे और गलत भी होंगे। और ये किसके अकॉर्डिंग है? तो one take any position according to one taste and does not require to prove that, for equal proofs on the opposite side are always available. So आज जो एक दो टॉपिक्स हैं उसको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कांट के, जैसे एनलाइटनमेंट क्या है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव व्यूज ऑफ रीजन्स, इसको मैं कवर करूँगा। तो आज हमने कुल मिला के क्या देखा? इमैनुअल कांट के फिलोसफिकल व्यूज़ को देखा है। क्लियर? तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि जो कांट हैं उन्होंने क्या किया है, उनकी जब एंट्री हुई थी फिलॉसफी में 2 सिस्टम ऑलरेडी थे, रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म, और वो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू लेके चल रहे थे। और कांट ने क्या किया? उन दोनों व्यूज़ को सिंथेसाइज करने की कोशिश की है, बट सिस्टमेटिकली, लॉजिकली। और ये बताने की कोशिश की है कि जो नॉलेज है वो रीज़न और एक्सपीरियंस दोनों पे डिपेंडेंट करता है, ना ही रीज़न पे और ना ही एक्सपीरियंस पे। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि रीज़न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना रीज़न इंपॉर्टेंट है उतना ही एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट, और जितना एक्सपीरियंस है उतना ही रीजन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।